हेलो गर्ल्स। आज हम लोग पीजी सीसी 303 के सेकंड चैप्टर संगठन के सिद्धांतों में मानव संबंध के बारे में एल्टन मेयो के विचारों के संबंध में जानेंगे। संगठन की विचारधाराओं में 3 थ्योरीज प्रचलित हैं। पहला है शास्त्रीय सिद्धांत, दूसरा है मानव संबंध संबंधी सिद्धांत जिसमें एल्टन मेयो की विचारधारा है वो हम पढ़ेंगे, और तीसरी है व्यवस्था विचारधारा। पहली विचारधारा जो है शास्त्रीय विचारधारा, उसमें हेनरी फ्योल और F.W. टेलर की दी हुई विचारधारा थी, और इसी के प्रत्युत्तर में, इसी के जवाब में मानव संबंध संबंधी सिद्धांत का उदय हुआ। एल्टन मेयो के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। ये मानव संबंध आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे जो 1923 में यूएसए में बस गए, अमेरिका में बस गए। 1926 में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया, और इन्होंने इसके साथ ही कई किताबें भी लिखी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, पहला है द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जो 1933 में प्रकाशित हुई। दूसरी है द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जो 1945 में पब्लिश हुई। तीसरी बुक है द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जो 1975 में प्रकाशित हुई। तो मुख्य रूप से एल्टन मेयो ने श्रमिकों, कामगारों और इंडस्ट्रीज़ में इनके काम के तरीक़ों और इस सब पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया। तो इनका सबसे प्रमुख जो एक्सपेरिमेंट था वो था हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट, हाथॉर्न प्रयोग। उसके पहले इन्होंने फिलाडेल्फिया में एक कपड़ा मिल में 1923 में इन्होंने एक प्रयोग किया, और इसका निष्कर्ष ये रहा कि आराम के घंटे ना होने के कारण श्रमिकों में थकान अधिक होती है। इससे मैनेजमेंट को सबक मिला और श्रमिकों को काम के घंटों में रियायत दी गई, और ये निष्कर्ष निकला कि मनुष्य की शारीरिक क्षमता का उसके काम पर प्रभाव पड़ता है। अब हम आते हैं हाथॉर्न स्टडीज़ पर, जो कि इनकी प्रमुख इनका अध्ययन है एल्टन मेयो का। उन्होंने इस प्रयोग के लिए शिकागो के समीप हाथॉर्न नगर में एक इलेक्ट्रिक कंपनी को चुना, और उसमें इन्होंने यह प्रयोग किया। इसमें स्विच बनाने वाले श्रमिकों के एक समूह की क्रियाओं का अध्ययन किया गया, यानी उनका ग्रुप था तो उनका काम का अध्ययन किया गया कि तो इनको क्या अध्ययन किया गया कि इन श्रमिकों ने दैनिक मजदूरी पर काम न करके प्रति स्विच निर्माण की दर तय कर ली थी। प्रबंधकों का ये मानना था कि इससे श्रमिक अधिक पैसा कमाने के लिए प्रेरित होंगे, लेकिन एल्टन मेयो ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, और इसी को वो प्रूव करना चाहते हैं। श्रमिकों में एकदम विपरीत प्रतिक्रिया हुई। प्रबंधकों की आशा के विपरीत श्रमिक केवल उतना ही कार्य करते थे जितने से उन्हें पर्याप्त आय हो जाती थी, और अतिरिक्त आय के लिए वो काम करने से इनकार कर देते थे। उन्हें ये भय था कि यदि वे अधिक उत्पादन करेंगे तो उनमें से कुछ की छंटनी की जा सकती है और उनकी मजदूरी में कमी की जा सकती है। तो यह खोज की गई कि श्रमिकों का एक छोटा लेकिन सुसंगठित सामाजिक समूह था जो एक संहिता का पालन करता था, एक कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करता था, जिसके अनुसार वे अधिक काम करने वाले, कम काम करने वाले, और जो उनके भेदिए थे, जो अपने सहयोगियों की कमजोरियों को अधिकारियों तक पहुंचाते थे, उसको वो हतोत्साहित करते थे। अब आते हैं इनके दूसरे प्रयोग पर। दूसरा प्रयोग कुछ लड़कियों के समूह पर किया गया। इन लड़कियों को एक कमरे में रखा गया और योजना के अनुसार परिवर्तन किया गया जिससे उत्पादन पर उसके प्रभाव को जाना जा सके। कभी उस कमरे में रोशनी का प्रबंध अच्छा कर दिया जाता था और कभी रोशनी कम कर दी जाती थी। तो काम के दौरान विश्राम के समय में भी वृद्धि कर दी जाती थी और कभी बिना विश्राम के काम जारी रहता था। इस तरह के परिवर्तनों के बावजूद इन लड़कियों द्वारा उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती रही। इससे ये सिद्ध हुआ कि भौतिक वातावरण
और काम करने वालों में कोई स्पष्ट और निश्चित सहसंबंध नहीं होते हैं। शोध करने वाले और प्रबंधक दोनों ही इस शोध के निष्कर्षों से बहुत चकित थे कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन श्रमिकों की प्रतिक्रिया प्रबंधकों की योजना के प्रति पहले प्रयोग में नकारात्मक थी और दूसरे प्रयोग में सकारात्मक थी। द्वितीय प्रयोग में लड़कियां ये जानती थीं कि उन्हें शेष श्रमिकों से अलग करके महत्वपूर्ण प्रयोग के लिए चुना गया है, इसलिए उन्हें अपनी विशेष स्थिति का ज्ञान था और अपने महत्व का उनको आभास था। इसलिए उन्होंने प्रबंधकों के साथ सहयोग किया और अपनी अधिकतम क्षमता का प्रदर्शन किया। अब एक और प्रयोग किया गया जो 1928 से 31 में किया गया। यह मानव संवेदना और मानव दृष्टि पर आधारित था। इसमें 20,000 कामगारों पर यह प्रयोग किया गया और उन्हें कुछ पॉइंट्स दिए गए कि प्रबंधन के विषय में उनकी पसंद नापसंद को जाना गया, काम करने के मापदंड देखे गए, उनके बॉस का उनके साथ व्यवहार क्या रहता है, इस पर अध्ययन किया गया और निष्कर्ष ये निकला कि मनुष्य की भावनाओं और संवेदनाओं का उसके काम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये कामगार बहुत प्रसन्न थे कि उन्हें इस लायक समझा गया कि उनसे उनके विचार पूछे गए। तो इस तरह से ये सारे प्रयोग थे और भी बहुत सारे प्रयोग किए एल्टन मेयो ने, जो कि बहुत संक्षेप में हम बताना चाह रहे हैं। तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि मानव एक मशीन नहीं है, उसके अंदर संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं और उनका अगर ध्यान रखा जाए तो उत्पादन अच्छा हो सकता है। अब हम देखते हैं कि हॉथॉर्न स्टडीज़ के प्रिंसिपल कंक्लूजन्स क्या थे, क्या मुख्य निष्कर्ष निकले। हॉथॉर्न प्रयोगों ने ये सिद्ध किया कि मनुष्य एकाकी प्राणी नहीं है, बल्कि वे अपने ढंग से पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे पहले एक प्रयोग में इन्होंने किया कि उचित रोशनी के अतिरिक्त अन्य प्रेरक पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। इस तरह से इन अध्ययनों ने ये सिद्ध किया कि संगठन एक सामाजिक प्रणाली है और व्यावहारिक व्यक्तियों का समूह है। सिग्निफिकेंस के रूप में हम कह सकते हैं कि हॉथॉर्न प्रयोग के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों के काम और निरीक्षण के प्रति आश्चर्यजनक निष्कर्ष सामने आए। ये भी पता चला कि कर्मचारियों में अपने सामाजिक स्तर, व्यावहारिक आचरण, विश्वासों और उद्देश्यों के आधार पर, जो एक दूसरे से अलग और परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं, लेकिन लघु सामाजिक समूहों के संगठन की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी ये संगठित हो सकते हैं और अपने बॉस के अगेंस्ट ये अपने हित में निर्णय भी ले सकते हैं। ये सभी निष्कर्ष मौलिक थे और इसी के परिणाम स्वरूप संगठन संबंधी एक नवीन विचारधारा सामने आई, जिसे मानव विचारधारा कहा गया।